क्षमता साबित की थी। अगर कोई सड़क छाप इंसान वो खत लिखता तो क्या पुलिस एस्कॉर्ट लगाती? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। पुलिस डरी हुई थी क्योंकि वो जानती थी कि ये आदमी जो कह रहा है वो करने की क्षमता रखता है, और उसने लेक बेरिसा में ये साबित भी किया था। दिन के उजाले में उसने ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड पर चाकू से हमला किया। वो कोई हवा में तीर चलाने वाला इंसान नहीं था, वो एक ऐसा क्रिमिनल था जिसने अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी का लोहा मनवा लिया था। आपने लेक बेरिसा का जिक्र बहुत सही समय पर किया है, क्योंकि लेक बेरिसा की घटना ही मेरे इस तर्क को सबसे ज्यादा मजबूत करती है कि वो एक शोमैन था। शोमैन लेक बेरिसा में कैसे? जरा वहां के सीन की कल्पना कीजिए। वो एक सुनसान जगह थी, वहां सिर्फ वे दो पीड़ित थे, लेकिन ज़ोडिएक वहां किस रूप में पहुंचा? उसने बाकायदा एक एग्जीक्यूशनर का हुड पहन रखा था। हाँ, वो काले रंग का हुड। बिल्कुल, जो उसने खुद सिला था, और उस हुड के सीने पर सफेद रंग से उसका वो मशहूर क्रॉस हेयर वाला ज़ोडिएक लोगो बना हुआ था। अब आप बताइए, अगर उसका मकसद सिर्फ हत्या करना और बिना सबूत छोड़े बच निकलना था, तो एक सुनसान झील के किनारे वो इतनी भारी भरकम नाटकीयता क्यों कर रहा था? इसके प्रैक्टिकल कारण हो सकते हैं। वो कॉस्ट्यूम क्यों? वो सिंबल क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड बना रहा था, वो एक परफॉर्मेंस दे रहा था, भले ही वहां कोई कैमरा नहीं था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वो परफॉर्मेंस थी। देखो, वो हुड, वो कॉस्ट्यूम, वो सब उसकी पहचान को छिपाने का एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका था। लेकिन वो सिंबल लगाना प्रैक्टिकल कैसे है? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप उसे ब्रांडिंग कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि वो हुड उसे किसी भी चश्मदीद गवाह से बचा रहा था? अगर ब्रायन हार्टनेल, जो उस हमले में बच गया था, उसका चेहरा देख लेता तो ज़ोडिएक का स्केच अगले दिन पूरे शहर में होता। ये तो है। वो हुड कोई नाटक नहीं था, वो उसकी सतर्कता का एक और सबूत था। और रही बात उस सिंबल की, तो वो पुलिस को एक भ्रम में डालने की कोशिश थी कि ये कोई कल्ट या कोई बड़ा संगठन है। उसने हर हत्या को इस तरह से अंजाम दिया कि कोई पैटर्न ही ना मिले। कोई पैटर्न नहीं? बिल्कुल नहीं। कभी रात के अंधेरे में कपल्स पर गोली चलाना, कभी दिन के उजाले में चाकू से हमला करना, कभी शहर के बीचों बीच कैब ड्राइवर को मारना। ये शोमैनशिप नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक से उतारने की एक सोची समझी रणनीति थी। चलिए, अगर इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की बात है तो उसकी हत्याओं की संख्या पर बात करते हैं। उसने अपने खतों में दावा किया कि उसने 37 लोगों को मारा है। हाँ, 37। लेकिन FBI और स्थानीय पुलिस आज तक सिर्फ 5 हत्याओं और 2 घायलों की ही पुष्टि कर पाई है। ये कोई संयोग नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा था? बिल्कुल। जब कोई कातिल कहता है कि मैंने 37 लोगों को मारा है और पुलिस केवल 5 ही खोज पाती है, तो वो समाज में एक खतरनाक पैरानोइया पैदा कर देता है। अचानक से हर अनसुलझी हत्या, हर हाईवे पर हुआ हादसा लोगों को ज़ोडिएक का काम लगने लगता है। समझ रही हूँ आपका पॉइंट। वो सर्वव्यापी बन जाता है। उसने बिना अतिरिक्त हत्याएं किए ही अपने खौफ का दायरा कई गुना बढ़ा लिया। ये अज्ञानता उसकी एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक चाल थी। आप इसे उसकी चाल मान रही हैं, लेकिन क्या ये पुलिस व्यवस्था की खामियों का सीधा पर्दाफाश नहीं है? कैसे? 1960 के दशक में जुरिस्डिक्शंस के बीच कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं था। विलेजो पुलिस, नापा काउंटी शेरिफ और सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट आपस में जानकारी तुरंत शेयर नहीं करते थे। हाँ, कम्युनिकेशन गैप तो था। तो अगर पुलिस उसकी असली संख्या नहीं जानती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महज खौफ पैदा करने के लिए झूठ बोल रहा था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने वास्तव में और भी हत्याएं की हों और उन्हें इतनी सफाई से अंजाम दिया हो कि अलग-अलग काउंटी की पुलिस उन्हें आपस में जोड़ ही नहीं पाई। पर 37 हत्याएं और कोई सबूत नहीं? थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। पुलिस ने आर्थर ली एलन जैसे कई मजबूत सस्पेक्ट्स पकड़े जिन पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य इशारा कर रहे थे, लेकिन किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाना ये बताता है कि उसने अपने अपराधों को कितनी बारीकी से अंजाम दिया था। मैं आपकी इस बात को सिरे से खारिज नहीं करूंगा कि उस समय की पुलिस व्यवस्था में खामियां थीं, लेकिन अगर वो इतना ही कुशल था, अगर वो वास्तव में 37 हत्याएं कर चुका था और कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था, तो उसे दुनिया को ये बताने की जरूरत ही क्या थी? अहंकार। बिल्कुल, लेकिन वो चुपचाप अपना काम कर सकता था ना। जो क्रिमिनल सिर्फ मारने में यकीन रखते हैं, वे अपनी सफलता का ढिंडोरा नहीं पीटते। लेकिन ज़ोडिएक ने खुद आगे बढ़कर पुलिस को लेटर लिखे, अखबारों को फोन किए। उसने ये सुनिश्चित किया कि लोग उस पर चर्चा करें। उसके साइफर्स को देखिए,
उसका जो 340 कैरेक्टर वाला साइफर था, उसे सुलझाने में दुनिया के बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स और सुपर कंप्यूटर्स को 50 साल लग गए। हाँ, साल 2020 में जाकर वो क्रैक हुआ था। एग्जैक्टली। उसने कोई साधारण पहेली नहीं बनाई थी, उसने एक होमोफोनिक सब्स्टिट्यूशन साइफर का इस्तेमाल किया था, जहां एक ही अक्षर के लिए कई अलग-अलग सिंबल्स होते हैं ताकि कोई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ना कर सके। ये सिर्फ एक हत्यारे का काम नहीं है, ये एक ऐसे दिमाग का काम है जो बौद्धिक रूप से सबको नीचा दिखाना चाहता था। हाँ, उसने 340 साइफर से सबको 50 साल तक उलझाए रखा। लेकिन जब वो कोड 2020 में क्रैक हुआ तो उसमें क्या निकला? उसका वही मैसेज। उसमें कोई सुराग नहीं था। उसमें सिर्फ उसका वही पुराना अहंकार भरा हुआ था। मुझे मजा आ रहा है, मुझे गैस चेम्बर से डर नहीं लगता। वो जो संचार कर रहा था वो महज एक स्मोक स्क्रीन था। लेकिन वो स्मोक स्क्रीन बहुत असरदार था। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि वो बौद्धिक रूप से नीचा दिखाना चाहता था। क्या आपको नहीं लगता कि जो अपराधी मीडिया से जुड़ते हैं, जो लगातार खत लिखते हैं, वे अक्सर अपने ही बुने जाल में फंस जाते हैं? जैसे BTK किलर। बिल्कुल। सालों बाद BTK किलर ने भी यही किया था। उसने पुलिस को फ्लॉपी डिस्क भेजी और अपनी बेवकूफ़ी से पकड़ा गया। लेकिन ज़ोडियाक की खूबी ये थी कि इतना अधिक बोलने के बावजूद, इतने खत भेजने के बावजूद, उसने कभी लिफाफे पर अपनी जीप से स्टैंप नहीं चिपकाया जिससे उसका सलाइवा या DNA मिल सके। वो बहुत सतर्क था। वो हद से ज्यादा सतर्क था। उसने कभी कोई ऐसा फिजिकल सुराग नहीं छोड़ा जो उसे फांसी के फंदे तक ले जाए। उसकी असली विरासत वो 340 साइफर नहीं है। उसकी असली विरासत ये है कि वो आज तक एक आज़ाद आदमी के तौर पर मरा। पर वो आज़ाद रहकर भी क्या था? अगर हम उसकी चिट्ठियों को हटा दें, उसके उन अजीब प्रतीकों को हटा दें, तो वो इतिहास के पन्नों में क्या रह जाता है? महज एक और अनसुलझा केस। शायद। ऐसे दर्जनों केस हैं जो